आज हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एज का टॉपिक। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट मॉडर्न पीरियड ने इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लैंडस्केप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया की तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। 185 बीसी में जब मौर्यन एम्पायर के आखिरी रूलर बृहदत्त को उनके अपने ही सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने मार दिया था, तब एक नए युग की शुरुआत हुई थी जिसे हम पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं। ये एक ऐसा दौर था जिसमें इंडिया एक बड़े सेंट्रलाइज्ड एम्पायर से फ्रैगमेंटेड रीजनल पावर्स में डिवाइड हो गया था। इस टाइम पर मौर्यंस ने जो एक यूनिफाइड एम्पायर बनाया था वो टूट गया था और उसकी जगह बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स ने ले ली थी। लेकिन ये सिर्फ एम्पायर टूटने का दौर नहीं था, ये कल्चरल सिंथेसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन इंटरैक्शंस का एक गोल्डन पीरियड था। इस पीरियड के सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी कि इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पर आ गया था। इस पीरियड में ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस और कुशानास जैसे फॉरेन ट्राइब्स इंडिया में आए थे। पहले तो इन्हें इन्वेडर्स के रूप में देखा गया था, लेकिन स्लोली ये लोग इंडियन कल्चर में घुल मिल गए थे। इस पीरियड में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, स्पेशली इंडो रोमन ट्रेड बूम कर रहा था और सिल्क रूट के थ्रू इंडिया चाइना और रोम दोनों से कनेक्टेड था। आर्ट और आर्किटेक्चर में भी नए एक्सपेरिमेंट्स हुए थे क्योंकि इस पीरियड में गंधारा और मथुरा जैसे दो बिल्कुल अलग आर्ट स्कूल्स डेवलप हुए थे। इस पीरियड में बुद्धिज्म भी ट्रांसफॉर्म हो गया था और इस ट्रांसफॉर्मेशन में बुद्धिज्म हीनयाना से महायाना बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट हुआ था। अब सबसे पहले देखते हैं शुंगा डायनेस्टी और ब्राह्मणिकल रिवाइवल को। जब पुष्यमित्रा शुंगा ने 185 बीसी में बृहदत्त को मारा था, तब उन्होंने एक नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी जो कि थी शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्रा एक ब्राह्मण सेनापति थे और उन्होंने अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए वैदिक रिचुअल्स का सहारा लिया था। उन्होंने 2 अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म किए थे जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। पतंजलि जो फेमस संस्कृत ग्रामेरियन थे, ये पुष्यमित्रा शुंगा के कोर्ट में ही थे। सोर्सेस जैसे दिव्य वंदना, हर्षचरिता और कुछ और इंस्क्रिप्शन से हमें शुंगा पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जहां मौर्यन एम्पायर के टाइम में, स्पेशली अशोका के टाइम में बुद्धिज्म को बहुत पैट्रोनेज मिली थी, वहीं शुंगास के आने के बाद वैदिक सैक्रिफाइसेस और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स फिर से प्रोमिनेंट हो गए थे। सो हम ये कह सकते हैं कि शुंगा पीरियड में ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि दिव्य वंदना क्लेम कर दिया है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय की थी और मॉन्क्स को प्रोसिक्यूट किया था, लेकिन ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सारे मॉडर्न हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है क्योंकि शुंगा के टाइम में भरत और सांची स्तूपास को, जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर थे, इन्हें एनलार्ज और ब्यूटिफाई किया गया था। सांची स्तूपा के फेमस गेटवेज शुंगा पीरियड में ही बने थे। ये स्तूपास इंडियन आर्ट के मास्टरपीसेस हैं और ये शुंगा पीरियड की आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। शुंगा डायनेस्टी 73 बीसी तक चली थी, जब लास्ट रूलर देवभूति को उसके मिनिस्टर वासुदेव कन्वा ने मार दिया था। अब देखते हैं कन्वा डायनेस्टी को। वासुदेव कन्वा ने 73 बीसी में कन्वा डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी थी। ये एक बहुत छोटी सी डायनेस्टी थी जो कि सिर्फ 45 ईयर्स तक चली थी, 73 बीसी से 28 बीसी तक। इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा थी और कन्वा रूलर्स ब्राह्मण्स थे और उन्होंने भी शुंगास की तरह ही ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को सपोर्ट किया था, लेकिन उनका इम्पैक्ट रिलेटिवली काफी कम था। कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उनका कंट्रोल मोस्टली सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स तक ही था। इवेंचुअली सतवाहनास ने कन्वास को ओवरथ्रो किया था और डेक्कन में अपनी पावर एस्टैब्लिश करी थी। अब देखते हैं इंडो ग्रीक्स को। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडो ग्रीक्स ने अपनी पावर एस्टैब्लिश करी थी। ये ग्रीक्स ओरिजिनली बैक्ट्रिया से आए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 बीसी में इंडिया को इन्वेट किया था और उसके बाद ग्रीक किंगडम्स बैक्ट्रिया में एस्टैब्लिश हुए थे और लेटर ऑन डेमेट्रियस और यूथेडेमस जैसे रूलर्स ने ग्रेजुअली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कॉन्कर करना स्टार्ट किया था। लेकिन इन इंडो ग्रीक्स रूलर्स में से सबसे फेमस जो रूलर था वो था मिनांदर, जो पाली में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिनांदर 155 से 130 बीसी के बीच रूल करते थे और उनका एम्पायर काबुल वैली से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उसने पाटलिपुत्रा तक भी एक्सपेडिशंस भेजी थी। मिनांदर बुद्धिज्म से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के साथ उसकी फेमस फिलोसॉफिकल डिस्कशन मिलिंद पानो में रिकॉर्डेड है। ये टेक्स्ट एक डायलॉग के फॉर्म में है जो बुद्धिज्म के डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को आंसर करता है। मिनांदर ने इवेंचुअली बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और जब वो मरा था तो उसके एशेस को डिफरेंट सिटीज में डिवाइड करके स्तूपास में रखने का बुद्धिस्ट ट्रेडिशन फॉलो किया गया था। इंडो ग्रीक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका कॉइनेज सिस्टम। उन्होंने पहली बार इंडिया में रूलर्स के पोर्ट्रेट्स वाले कॉइन्स इशू किए थे। ये कॉइन्स हाईली डेवलप थे और गोल्ड और सिल्वर दोनों में बनते थे। कॉइन्स पर ग्रीक और खारोस्ती स्क्रिप्ट दोनों होती थी, जो इंडिकेट करता है कि वो लोकल पॉपुलेशन को भी अकोमोडेट करते थे। इंडो ग्रीक्स ने गंधारा आर्ट को भी प्रमोट किया था। गंधारा आर्ट में हमें ग्रीक आर्टिस्टिक टेक्निक्स और बुद्धिस्ट थीम्स का फ्यूजन देखने को मिलता है। ग्रेजुअली इंडो ग्रीक्स वीक हो गए थे और शाकास और पार्थियंस ने उनको डिफीट कर दिया था। अब देखते हैं शाकास को। शाकास या सिंथियंस सेंट्रल एशिया से आए नोमैडिक ट्राइब्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट शाका रूलर थे रुद्रदामन I, जो कि 2nd सेंचुरी एडी में रूल करते थे।
रुद्रदामन का एम्पायर वेस्ट इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में एस्टैब्लिश था, जिसमें आते थे सिंध, गुजरात, कोंकण, मालवा और काठियावाड़ का रीजन। रुद्रदामन के बारे में हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये 150 एडी के आसपास का इंस्क्रिप्शन है और ये प्योर संस्कृत में लिखा गया फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है। इसमें रुद्रदामन अपनी विक्ट्रीज के बारे में बताता है और इसमें यह भी मेंशन्ड है कि उसने सतवाहनास को भी डिफीट किया था। साथ ही में इस इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन लेक के रिपेयर का भी मेंशन है। ये लेक ओरिजिनली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम काठियावाड़ रीजन में बनी थी इरिगेशन के लिए और अशोका के टाइम में इसको रेनोवेट किया गया था। रुद्रदामन के टाइम में एक हेवी स्टॉर्म की वजह से इस लेक का एम्बैंकमेंट टूट गया था और रुद्रदामन ने बिना फोर्स्ड लेबर का यूज किए उसको रिपेयर करवाया था। ये उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और पब्लिक वेलफेयर कंसर्न को दिखाता है। अब शाकास ने अपने एम्पायर को कई प्रोविंसेस में डिवाइड किया था और हर प्रोविंस को एडमिनिस्टर करने के लिए गवर्नर्स असाइन किए थे। और जहां तक शाकास की करेंसी सिस्टम की बात है तो शाकास ने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। नाउ इवेंचुअली शाकास को गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त II ने, जिसे विक्रम आदित्य बोलते हैं, इसने डिफीट कर दिया था और इस तरह से शाकास का रूल एंड हो गया था। अब देखते हैं पार्थियंस को। पार्थियंस जो संस्कृत टेक्स्ट में पहलवास के नाम से जाने जाते हैं, ये इंडो ग्रीक्स के बाद आए थे और कुशाना से पहले आए थे। जितने भी पार्थियन रूलर्स थे इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था गोंडोफर्नेस। गोंडोफर्नेस का किंगडम काबुल से पंजाब तक फैला हुआ था। गोंडोफर्नेस क्रिश्चियन ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ था। सेंट थॉमस जो जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल थे, ये गोंडोफर्नेस के कोर्ट में आए थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। पार्थियंस का ओवरऑल इंपैक्ट शाकास और कुशानास के कंपैरिजन में काफी लिमिटेड था। पार्थियंस का फेज बेसिकली एक इंटरमीडिएट फेज था और इवेंचुअली कुशानास ने पार्थियंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। पार्थियंस का मेजर ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल था और ये बायलिंगुअल कॉइन्स इशू करते थे जिस पर ग्रीक और खारोस्ती स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखे होते थे। अब देखते हैं कुशानास को। कुशानास ओरिजिनली यूजी ट्राइब्स में से एक थे जो चाइना से डिस्प्लेस होकर सेंट्रल एशिया में माइग्रेट किए थे और ये कुशानास सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आए थे। कुशाना एम्पायर पोस्ट मॉडर्न टाइम का सबसे पावरफुल एम्पायर था। कुजुला कथफिसिस ने कुशाना एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी 1st सेंचुरी एडी में। उसके बाद विमा कथफिसिस आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था। विमा ने लार्ज स्केल पर गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। कुशाना से पहले यूजुअली सिल्वर या फिर ब्रोंज कॉइन्स इशू होते थे, लेकिन ये इंडिया में पहली बार था कि इतने सारे गोल्ड कॉइन्स प्रोड्यूस हुए थे। ये कॉइन्स रोमन डेनारियस से इंस्पायर्ड थे क्योंकि उस टाइम कुशानास का रोम के साथ में ट्रेड बूम कर रहा था। विमा शैविज्म का डिवोटी था और उसके कॉइन्स पर शिवा और बुल यानी कि नंदी की इमेजेस होती थी। लेकिन सबसे फेमस कुशाना रूलर था कनिष्का। कनिष्का ने 78 एडी के आसपास रूल करना स्टार्ट किया था। कनिष्का का एम्पायर बहुत बड़ा था और इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के पार्ट्स आते थे। कनिष्का के एम्पायर की कैपिटल पुरुषापुरा थी जो कि आज का पेशावर है। कनिष्का बुद्धिज्म का ग्रेट पैटर्न था। उसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कन्वीन की थी। इस काउंसिल को प्रिसाइड किया था वासुमित्रा ने और इसके वाइस प्रेसिडेंट थे अश्वघोषा। ये काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने बुद्धिज्म को फॉर्मली महायाना और हिनयाना में डिवाइड किया था। महायाना बुद्धिज्म को कनिष्का ने हेविली सपोर्ट किया था और इसी के थ्रू बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान और कोरिया में स्प्रेड हुआ था। नाउ कुशानास ने आर्ट और कल्चर में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था। 2 मेजर स्कूल्स ऑफ आर्ट, गांधारा और मथुरा, ये दोनों कुशानास की पैटर्नेज के अंडर ही फ्लरिश किए थे। इसके अलावा कुशानास के कॉइन्स काफी फैसिनेटिंग थे। इन कॉइन्स पर हमें ग्रीक, पर्शियन और इंडियन डेइटीज सब देखने को मिलते हैं जो कुशानास की मल्टी कल्चरल सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो कुशानास ने सत्राप बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया था। सत्राप बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन मींस डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां एक बड़े रीजन को कई सारे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। इसके अलावा कुशानास रिलीजियस मैटर्स में भी बहुत टॉलरेंट थे। इकोनॉमिकली भी कुशानास बहुत स्ट्रांग थे क्योंकि उनका सिल्क रूट पर कंट्रोल था। ये सिल्क रूट चाइना से रोमन एम्पायर तक जाता था और ये सिल्क रूट कुशाना एम्पायर से होकर जाता था। सो कुशानास इस सिल्क रूट का एक हिस्सा कंट्रोल करते थे और इस रूट पर टैक्सेस के थ्रू कुशानास ने वेल्थ को एक्यूमुलेट किया था। कुशाना एम्पायर इवेंचुअली 3rd सेंचुरी एडी में डिक्लाइन कर गया था। सक्सेशन पर्शियंस ने उनको वेस्ट में डिफीट किया था और गुप्ता एम्पायर ने नॉर्थ इंडिया में उनको रिप्लेस कर दिया था। अब देखते हैं सतवाहनास को। जब नॉर्थ इंडिया में इंडो ग्रीक और सेंट्रल एशियन डायनेस्टीज रूल कर रही थी तब डेक्कन रीजन में सतवाहनास ने एक पावरफुल किंगडम एस्टैब्लिश किया था। सतवाहनास को पुरानस में आंध्रास भी कहा गया है। इस सतवाहना डायनेस्टी की फाउंडेशन सिमुका ने रखी थी 1st सेंचुरी BC में। इसकी कैपिटल इनिशियली प्रतिष्ठाना थी, लेकिन बाद में अमरावती को सतवाहना एम्पायर की कैपिटल बना दिया गया था। सतवाहना का ग्रेटेस्ट रूलर था गौतमीपुत्र सतकर्णी जो 2nd सेंचुरी एडी में रूल करता था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें उसकी मदर गौतमी बालाश्री के नासिक इंस्क्रिप्शन से मिली है। इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गौतमीपुत्र ने सतवाहना पावर को रिवाइव किया था। उसने शाकस को डिफीट किया था, स्पेशली नहापाना को, और लॉस्ट टेरिटरीज को रिकवर किया था। इस इंस्क्रिप्शन में गौतमीपुत्र सतकर्णी को शाका, पहलवा, यवना, निस्सुदाना कहा गया है। इसका मतलब शाकास, पहलवास और यवना यानी ग्रीक्स का डिस्ट्रॉयर।
उसको एक ब्रह्मणा भी कहा गया है, जिसका मतलब है सोल ब्राह्मण, जो इंडिकेट करता है कि वो वर्ना सिस्टम का प्रोटेक्टर था। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि जो सतवाहनस के रूलर्स की डायनेस्टी थी वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करती थी। साथ ही ये इंस्क्रिप्शन ये भी कहता है कि उसके हॉर्सेस ने तीनों सीज का पानी पिया था, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, जो उसके एक्सटेंसिव एम्पायर को शो करता है। नाउ सतवाहनस का एक यूनिक फीचर था इसका मैट्रोनिमिक सिस्टम। इसका मतलब है कि रूलर्स के नाम उनकी मदर्स के नाम पर रखे जाते थे। जैसे गौतमीपुत्र का मतलब है गौतमी का पुत्र, जो कि उसकी मदर थी। जहां तक इकोनॉमी की बात है तो सतवाहनस इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस थे, क्योंकि उनका इंडो रोमन ट्रेड पर कंट्रोल था। साथ ही सतवाहनस के वेस्टर्न कोस्ट पर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, जैसे कि सोपारा, कल्याण और भरूच। रोमन्स सतवाहनस एम्पायर से स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स, आइवरी और वेरियस लग्जरी गुड्स लेते थे। एक्सचेंज में रोमन गोल्ड कॉइन्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में सतवाहना एम्पायर्स में आते थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कुछ आसपास के एरियाज में जहां सतवाहनस का रूल था, यहाँ में रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जो कि इस स्ट्रीट के एक्सटेंट को प्रूव करते हैं। सतवाहनस ने लेड और कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे, और गिल्ड्स यानी श्रेणीज, जो कि ट्रेड और डिफरेंट ऑक्यूपेशन को सुपरवाइज करते थे, इनको सपोर्ट किया था, जिससे सतवाहनस की इकोनॉमी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मैनेज और ग्रो कर रही थी। रिलीजन में सतवाहनस वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, लेकिन बुद्धिज्म को भी ये पैट्रोनाइज करते थे। उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि सतवाहना डायनेस्टी की रॉयल वुमेन जैसे कि नागानिका और गौतमी बालाश्री ने स्तूपास और विहारस को डोनेशंस दिए थे। सतवाहनस के टाइम में अमरावती और नागार्जुन कोंडा जैसे फेमस स्तूपास भी बने थे। इन दोनों ही स्तूपास का स्कल्पचर काफी डिस्टिंक्टिव था। अमरावती स्तूपा को बनाने के लिए व्हाइट मार्बल का यूज किया गया था, और जो फिगर्स इस स्तूपा की डेकोरेशन के लिए बनाई गई थी, ये स्लेंडर और काफी इलोंगेटेड होती थी। स्तूपास के अलावा रॉक कट केव जैसे अजंता के अर्ली फेजेस, कार्ला, भाजा और नासिक की रॉक कट केव्स, ये सब सतवाहना पीरियड में डेवलप हुए थे। यज्ञश्री सतकर्णी सतवाहनस का लास्ट ग्रेट रूलर था, जो लेट 2nd सेंचुरी एडी में रूल करता था। सतवाहना कॉइन्स पर शिप का सिंबल था, जो इंडिकेट करता है कि मैरिटाइम ट्रेड उसकी प्रायोरिटी थी। यज्ञश्री के बाद सतवाहना पावर डिक्लाइन कर गई थी, और इवेंचुअली 3rd सेंचुरी एडी में ये डायनेस्टी खत्म हो गई थी। अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर को। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सोसाइटी काफी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स हो गई थी। वर्ना सिस्टम तो पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आने लगी थी। साथ ही में इस टाइम पर बहुत सारे फॉरेन रूलर्स इंडिया में आके सेटल हुए थे, जैसे कि ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस और कुशानास। इनके लिए इंडियन सोसाइटी और कल्चर में एडजस्ट करना और इंडिया के लोगों का एक्सेप्टेंस लेना एक इंपॉर्टेंट चैलेंज था। इस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए ब्राह्मण्स ने इन्हें असिस्ट किया था। ब्राह्मण्स ने वेरियस टेक्स्ट के थ्रू इन फॉरेन रूलर्स को इंडियन सोसाइटी में जगह दिलवाई थी। जैसे कि धर्मशास्त्र टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये फॉरेन ग्रुप्स पहले क्षत्रिय थे, लेकिन अपने रिलीजियस ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर हो गए थे, इसलिए इनको डिग्रेडेड क्षत्रियस कहकर वर्ना सिस्टम में इंक्लूड किया गया था। धीरे धीरे इन फॉरेन ग्रुप्स ने हिंदू कस्टम्स को फॉलो करना, इंटर मैरिजेस करना और इंडियन ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, और समय के साथ ये लोग पूरी तरह से इंडियन कल्चर का हिस्सा बन गए थे। इस पूरे प्रोसेस को राजपुताइजेशन भी कहा जाता है, मतलब फॉरेन वॉरियर्स का ग्रेजुअली इंडियन सोसाइटी में इंक्लूड होकर एक राजपूत लाइक वॉरियर आइडेंटिटी को डेवलप करना। इसके अलावा जहां तक सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन की बात है, तो वुमेन की पोजीशन एक मिक्स्ड तरह की थी। एक तरफ तो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें रॉयल वुमेन जैसे नागानिका और गौतमी बालाश्री ने पब्लिक डोनेशंस दिए थे और इंस्क्रिप्शंस इशू किए थे। ये उनके हाई सोशल स्टैंडिंग को इंडिकेट करता है। लेकिन दूसरी तरफ धर्मशास्त्र टेक्स्ट वुमेन पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है। जहां तक अर्बनाइजेशन की बात है, तो इस पीरियड में अर्बनाइजेशन काफी इंक्रीज हुआ था। इस पीरियड के इंपॉर्टेंट सिटीज में आते हैं तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र एक्सेट्रा। ये सिटीज मेजर ट्रेड के सेंटर्स थे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पीरियड में हमें ट्रेड गिल्ड्स या फिर श्रेणीज देखने को मिलते थे, और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये गिल्ड्स या फिर श्रेणीज आर्टिसंस और मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स थे। हर क्राफ्ट और ट्रेड का अपना एक गिल्ड होता था, जैसे पॉटर्स, वीवर्स, मेटल वर्कर्स, मर्चेंट्स, इन सबका अपना एक गिल्ड होता था। ये गिल्ड्स अपने मेंबर्स के लिए रूल्स बनाते थे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करते थे और बैंकिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते थे। लोग गिल्ड्स के पास मनी डिपॉजिट करते थे ट्रस्ट फंड्स के रूप में, और इंटरेस्ट से जो मनी जनरेट होता था वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज होता था, जैसे कि मॉनेस्ट्रीज को डोनेट करने के लिए। गिल्ड्स का अपना कोर्ट सिस्टम भी था डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। एक्सटर्नल ट्रेड में इंडियन रोमन ट्रेड इस पीरियड की इकोनॉमिक हाईलाइट था। रोमन शिप्स अरेबियन सी क्रॉस करके इंडियन पोर्ट्स पर आते थे और इंडिया के एम्पायर से गुड्स लोड करवा के वापस रोम लेकर जाते थे। ये जो इंडियन रोमन ट्रेड था, ये बाय लैंड और बाय सी दोनों तरह से कंडक्ट किया जाता था। रोमन्स इंडियन पेपर, सिनेमन, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, कॉटन टेक्सटाइल्स और सिल्क इंडिया से लेकर जाते थे, और एक्सचेंज में रोमन एम्पायर से गोल्ड कॉइन्स, वाइन, ग्लासवेयर एक्सेट्रा इंडिया को एक्सपोर्ट किए जाते थे। और ये जो ओवरऑल इंडो रोमन ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था, यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स कई ज्यादा थे व्हेन कंपेयर टू इंपोर्ट्स।
और इसलिए इस ट्रेड से इंडिया में काफ़ी वेल्थ एक्यूमुलेट हुई रोमन गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में, एंड देयरफॉर इंडिया में कई जगह हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। साथ ही सिल्क रूट काफ़ी क्रूशियल था। ये ओवरलैंड रूट था जो चाइना को रोम से कनेक्ट करता था, और ये रूट सेंट्रल एशिया से होकर जाता था। इस रूट से चाइनीज सिल्क यूरोप जाती थी और रिटर्न में प्रेशियस मेटल्स और गुड्स चाइना से आते थे। कुशानस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि उनका इस रूट पर कंट्रोल था। कुशानस इस ट्रेड में इंटरमीडिएटरीज थे और कुशानस के अंडर ट्रेडिंग सिटीज जैसे कि तक्षशिला, पेशावर, बामियान फ्लरिश की थी। गुड्स के एक्सचेंज के साथ कल्चर एक्सचेंज भी हो रहा था, जहां बुद्धिज्म इंडिया से सेंट्रल एशिया और चाइना में स्प्रेड हो रहा था इस रूट के थ्रू। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट्स हुई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रुद्रदामन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था जो इरिगेशन के लिए यूज होती थी। लेक के अलावा कैनाल्स और टैंक्स के थ्रू भी एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती थी। अब देखते हैं इस पीरियड के रिलीजन और फिलॉसफी को। पोस्ट मॉडर्न पीरियड रिलीजियसली बहुत डायनामिक था। बुद्धिज्म कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन साथ ही में ट्रांसफॉर्म भी हो रहा था। इस पीरियड में बुद्धिज्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम हिनयाना बुद्धिज्म टू महायाना बुद्धिज्म। हिनयाना बुद्धिज्म में बुद्धा को टीचर के रूप में देखा जाता था और फोकस इंडिविजुअल साल्वेशन पर था, लेकिन महायाना बुद्धिज्म में बुद्धा को डिवाइन बीइंग के रूप में वर्शिप करना स्टार्ट किया गया था। महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्व के कंसेप्ट ने इंपॉर्टेंस गेन कर ली थी। बोधिसत्व वो इंसान थे जो एनलाइटनमेंट अचीव कर चुके थे, लेकिन ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए फिर से इस वर्ल्ड में वापस आए थे। कनिष्का ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में महायाना बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन्स को फॉर्मलाइज किया था। इस पीरियड में बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे महायाना सूत्रास लिखे गए थे और महायाना बुद्धिज्म चाइना, तिब्बत, जापान में स्प्रेड हो गया था। बुद्धिज्म के साथ साथ जैनिज्म भी इस पीरियड में स्प्रेड हुआ था, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही मर्चेंट और ट्रेडर्स कम्युनिटी में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुके थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म के स्प्रेड को देख के ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म भी रिवाइव हो रहा था। शुंगस के अंडर वैदिक रिचुअल्स का रिवाइवल हुआ था और साथ में वैष्णविज्म और शैविज्म के सेक्ट्स भी डेवलप हो रहे थे। इस पीरियड में हिंदू आइकोनोग्राफी डेवलप हो रही थी, यानी डेटीज के स्टेटस और इमेजेस बनने लगे थे। साथ ही में एपिक्स और पुराणास इस पीरियड में कंपाइल और मॉडिफाई हो रहे थे। अब देखते हैं इस पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। पोस्ट मॉडर्न पीरियड इंडियन आर्ट में, स्पेशली बुद्धिस्ट आर्ट में रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इस पीरियड में बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्शन स्टार्ट हुआ था। पहले बुद्धा को सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे बोधि ट्री, व्हील, फुटप्रिंट्स एक्सेट्रा। लेकिन इस पीरियड में जो 2 मेन स्कूल्स ऑफ आर्ट डेवलप हुए थे, जो कि थे गंधारा और मथुरा स्कूल्स, इन्होंने बुद्धा की इमेजेस बनाना स्टार्ट करी थी। इन दोनों स्कूल्स में से गंधारा स्कूल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और अफगानिस्तान में डेवलप हुआ था, और तक्षशिला, पेशावर और बामियान इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। इस स्कूल पर ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर का काफी इन्फ्लुएंस था। यहाँ बुद्धा को ग्रीक गॉड अपोलो की तरह पोर्ट्रे किया जाता था, जिसमें वेवी हेयर, शार्प फीचर्स, मस्कुलर बॉडी और ड्रेप्ड रोब्स का डिस्प्ले होता था, और ओवरऑल स्कल्पचर्स ग्रे या ब्लूइश ग्रे मटेरियल से बने होते थे। यहाँ गंधारा आर्ट एक स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट करता था। यहाँ योगी पोस्चर में बुद्धा को दिखाया जाता था और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस काफी रियलिस्टिक थे और ड्रेपरी ग्रीक स्टाइल की थी। गंधारा आर्ट महायाना बुद्धिज्म से क्लोजली एसोसिएटेड था। अब जहाँ तक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात है, तो ये एक इंडिजीनियस इंडियन ट्रेडिशन था जो उत्तर प्रदेश के मथुरा रीजन में डेवलप हुआ था। इस स्कूल में बुद्धा की फिगर्स रेड सैंडस्टोन से बनाई जाती थी। यहाँ बुद्धा को स्माइलिंग और सीरीन एक्सप्रेशन के साथ दिखाया जाता था, पद्मसना यानी लोटस पोजीशन में सीटेड। यहाँ बुद्धा के हेड के अराउंड हेलो होता था जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन से डेकोरेटेड होता था। मथुरा स्कूल ने सिर्फ बुद्धिस्ट इमेजेस ही नहीं, हिंदू और जैन डाइटीज की इमेजेस भी बनाई थी। गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अलावा इस पीरियड में साउथ इंडिया में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप हुआ था, सतवाहनस के अंडर। इस स्कूल ऑफ आर्ट में व्हाइट मार्बल्स का यूज होता था और फिगर्स स्लेंडर और इलोंगेटेड होती थी। बुद्धा के स्कल्पचर के अलावा इस पीरियड में स्तूपा आर्किटेक्चर भी इवॉल्व हो रहा था। मॉडर्न पीरियड के सिंपल ब्रिक स्तूपा से अब इलाबोरेट स्टोन स्तूपास बन रहे थे, और इन स्तूपास के साथ साथ टोरानास यानी गेटवेज और रेलिंग्स भी बन रहे थे। इंपॉर्टेंट स्तूपास जैसे कि सांची, बरहुत, अमरावती और नागार्जुनकोंडा, ये सब मॉन्यूमेंट्स इस पीरियड में एनलार्ज्ड और ब्यूटिफाइड हुए थे। स्तूपास के अलावा रॉकेट आर्किटेक्चर भी इस पीरियड में फ्लरिश कर रहा था। इस रॉकेट आर्किटेक्चर में चैत्यास यानी प्रेयर हॉल्स और विहारस यानी मोनेस्ट्रीज, इन्हें सॉलिड रॉक से कार्व किया जा रहा था। इसके अलावा कॉइन्स भी आर्ट का एक इंपॉर्टेंट मीडियम बन गया था। इंडो ग्रीक कॉइन्स सबसे आर्टिस्टिक थे और इन कॉइन्स पर रूलर्स के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बने होते थे। साथ ही जहां एक तरफ कुशाना कॉइन्स पर डिफरेंट डाइटीज दिखते थे जिनमें ग्रीक्स, रोमन्स, पर्शियंस और इंडियन डाइटीज आते थे, वहीं दूसरी तरफ सतवाहनस के लेड कॉइन्स पर प्राकृत इंस्क्रिप्शंस और शिप मोटिव्स बने होते थे। अब देखते हैं लैंग्वेज और लिटरेचर को। लिंग्विस्टिकली ये पीरियड काफी डाइवर्स था। प्राकृत इस एरा की डोमिनेंट लैंग्वेज थी जो कि कॉमन पीपल के द्वारा बोली जाती थी। सतवाहना इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में हैं, लेकिन इस टाइम के कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें पाली लैंग्वेज में मिलते हैं। एट द सेम टाइम इस पीरियड में संस्कृत का रिवाइवल भी हो रहा था।
रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। इस पीरियड में प्राकृत और पाली लैंग्वेजेस कॉमन लोगों के द्वारा बोली जाती थी और संस्कृत एलीट और एजुकेटेड क्लासेस की लैंग्वेज थी। इस एरा में पतंजलि ने महाभाष्या लिखी थी, जो कि संस्कृत ग्रामर पर एक इंपॉर्टेंट वर्क था। और साथ ही इस पीरियड में बुद्धिस्ट लिटरेचर भी एक्सपैंड हो रहा था, जिसमें हमें महायाना सूत्रास, जातका टेल्स और मिलिंद पानो जैसे बुद्धिस्ट वर्क्स देखने को मिले थे। अब कंक्लूजन में अगर हम देखें तो पोस्ट मॉडर्न एज एक ट्रांजिशनल पीरियड था, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के साथ, लेकिन कल्चरली और इकोनॉमिकली बहुत वाइब्रेंट था। ऑल्दो इस पीरियड में पहले जैसे मॉडर्न सेंट्रलाइजेशन खत्म हो गया था, लेकिन रीजनल पावर्स ने ट्रेड, आर्ट, रिलीजन को फ्लरिश करने दिया था। फॉरेन कॉन्टैक्ट्स ने इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर लाया था और कल्चरल एक्सचेंज काफी स्ट्रेंथन हुआ था। बुद्धिज्म ट्रांसफॉर्म होकर महायाना बन गया था और एशिया के कई पार्ट्स में स्प्रेड हो रहा था। आर्ट स्कूल्स ने इंडियन आइकोनोग्राफी को डिफाइन किया था, जो आगे गुप्ता पीरियड में कल्मिनेट हुआ था। इकोनॉमी ट्रेड ड्रिवन थी और गिल्ड्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सोसाइटी ने फॉरेन ग्रुप्स को एब्जॉर्ब किया था और ये पीरियड फाउंडेशन रख रहा था एक क्लासिकल एज के लिए, जो गुप्ता पीरियड के साथ आने वाली थी। सो ये था पोस्ट मॉडर्न एज का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।